हर हर महादेव साथी, आप सभी का अपने चैनल लवयू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग्यारा का अंतिम भाग। प्राची समझ गई थी कि जरूर इसके हाथ कोई ऐसी बात लगी है जिससे कि आरुष को आज अडॉप्ट कर लेगा। वो उससे पूछना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ देर यह सोचकर चुप हो गई कि अभिलाष मजाक उड़ाएगा कि फिर सवाल कर दिया। वह बार बार अभिलाष की तरफ देख रही थी। कुछ पूछना चाहती थी लेकिन इंतजार कर रही थी। अब पूछ भी लो जो पूछना चाहती हो। अभिलाष ने अफसोस से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या वकील से? कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जिससे कि एडॉप्शन आज क्लियर हो जाएगा? प्राची ने पूछा। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम वकील से ही बात करने के लिए वापस कोर्ट जा रहे हैं, अभिलाष ने कहा। पर वहां पर तो फैसला हो चुका है। उदास उदास प्राची ने कहा। अरे, फैसला पूरा नहीं हुआ था ना। इस फैसले को पूरा करना है। जल्दी चलो। 2 घंटे के बाद कोर्ट लंच के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें 2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, अभिलाष ने कहा। पर तुम वहां जाकर क्या बोलोगे? प्राची ने पूछा। अरे, बोलना क्या है? कोर्ट ने जो कहा है बस इस ऑर्डर को फॉलो करना है, अभिलाष ने प्राची के लिए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। प्राची चुपचाप अंदर बैठ गई, लेकिन अपने जवाब के लिए अभिलाष की तरफ देख रही थी। मेरी बात समझ में नहीं आई? अभिलाष ने पूछा। प्राची ने इनकार में सर हिला दिया। कोर्ट ने मुझे ये कहा है कि वह मुझे अकेले को बच्चा डॉक्टर करने नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी जो जॉब है उस हिसाब से मैं हमेशा बच्चे के साथ नहीं रह सकूंगा। बच्चों के विकास के लिए माता और पिता दोनों का साथ होना जरूरी है। इसलिए मेरे परिवार का कोई बच्चे की जिम्मेदारी लेने की को तैयार हो, तभी वह उसे बच्चों को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, अभिलाष ने कहा। प्राची ने हाँ में सर हिला दिया। तो बस वही परिवार बनाने जा रहा हूँ, अभिलाष ने मीनिंगफुल अंदाज में प्राची की तरफ देखते हुए कहा। मतलब कि तुम्हारे पापा मेरे आरुष को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? प्राची ने पूछा। अरे, वह क्यों अडॉप्ट करेंगे? उनके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। अब उनकी नाना दादा बनने की उम्र है। नाना बन चुके हैं और आज दादा भी बन जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि बच्चों के दादा का नाम अभिनव सिंह राजपूत है, अपने सीने पर दोनों हाथों हाथों को बांधे हुए कहा। खुलकर बताओ, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? प्राची ने अभिलाष से पूछा। अरे, क्या कहना चाहूंगा? बच्चा हमारा है तो हम ही करेंगे। कोर्ट में जो ऑर्डर दिया है बस उसी को फॉलो कर रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि वे मुझे मेरे फैमिली के साथ है ही बच्चे को अडॉप्ट करने देंगे, तो मैं और तुम एक फैमिली बन जाते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। शादी करके अपने अरमान को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं, अभिलाष ने एक लाइन में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि प्राची हैरान हकडक से अभिलाष का चेहरा देखते रह गई थी कि कितनी आसानी से इसने शादी की बात कह दी। हालांकि अभिलाष का जो स्वभाव था उसके हिसाब से ऐसी बात की उम्मीद करना बेमानी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्राची ने सपने में भी इस चीज के लिए नहीं सोचा था। बंदे ने सीधे सीधे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था, बल्कि शादी करने को ही कह डाला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि 12th क्लास में पढ़ने वाला वह अभिलाष हो। हम शादी कर लेते हैं। प्राची के आंखों के आगे वही दिन लहरा गए और उसका रिएक्शन भी उसी तरह से हुआ। कुछ पल तो वह बोलने के लायक ही नहीं रह गई थी। तुम तो ऐसे रिएक्शन दे रही हो जैसे कि मैं अभी स्कूल में ही हूँ। अब आज उस दिन की तरह से मत बोलना। प्राची के चेहरे को देखकर अभिलाष को भी उसी दिन का एहसास हुआ था। नहीं, उस दिन की तरह से नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। कुछ देर के बाद जब प्राची होश में आई तो उसने पूछा। हाँ, अभिलाष ने बिना प्राची के चेहरे की तरफ देखे हुए विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए हुए कहा। क्यों, तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज है क्या? अभिलाष ने पूछा। बात मेरी एतराज की नहीं है अभिलाष। तो फिर किसके एतराज की है? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? बात यहाँ काजी की भी नहीं है। एक अभिलाष और दूसरी उसकी बेतुक की शायरी। कब क्या बोल जाएगा? प्राची ने अफसोस से सर हिलाते हुए कुछ चिढ़ते के साथ कहा। तो फिर किसकी है? मुझे और तुम्हें शादी करनी है, तो फिर किसके ऐतराज के बारे में तुम सोच रही हो? तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ, तो बोलो मत, चुपचाप शादी कर लो। वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हो, भले ही मेरे लिए मत करो, अभिलाष ने आराम से गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से कहा। जवाब ऐसा था कि अगला सवाल करना ही बेकार था। लेकिन खुद के दिल का क्या करती?
दिल में लाखों सवाल चल रहे थे। अभिलाष की बात बिल्कुल सही थी, आरुष के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन शादी? भला ऐसा भी कोई हल ढूंढता है जिससे कि और भी मुश्किलें खड़ी हो जाए? प्राची के दिमाग में तो सबसे पहले यही सवाल चल रहा था। वह अभिलाष से पूछना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि फिर गोल गोल घुमा कर जवाब देगा। जैसे जैसे कोर्ट नज़दीक पहुंच रहा था, प्राची का दिल डोल रहा था। उस दिन भी अभिलाष अपने परिवार के खिलाफ जाने को तैयार था, तो फिर क्या आज भी अभिलाष ने कुछ वैसा ही अपने पापा से कहा है? पर यह तो कह रहा था कि पापा तैयार हैं। क्या बात है? पर इसे पूछे तो सीधा जवाब ना देगा। बहुत कुछ सोचने पर प्राची ने अभिलाष को आवाज लगाई। अभिलाष। अभिलाष ने जानबूझकर सुनते हुए अनसुना कर दिया। अभिलाष। प्राची ने दोबारा आवाज लगाई। मैं सुन रहा हूं यार, शादी नहीं करना चाहती तो बोलो। बात मेरे चाहने और ना चाहने की नहीं है। ये बात तुम भी जानते हो कि आरुष के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पर आज क्या शादी? अगर आज के आज शादी कर लोगी तो आरुष वापस हमारे पास आ जाएगा। आजकल बच्चों के लिए इतनी मारामारी है कि अगर थोड़ी भी देर हुई तो कोई दूसरा उसे अडॉप्ट करके लेकर चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की आराधना देखी है ना? अभिलाष ने धीरे एक आंख दबाते हुए प्राची की तरफ देखा। इस लाइन को कहने का मतलब केवल उसे प्राची को डरवाना था, ताकि आरुष को खोने के डर से ही सही प्राची शादी के लिए हाँ कर दे। उम्मीद के मुताबिक तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी और के हवाले नहीं करूंगी, प्राची तेजी में बोली। तो फिर मुझसे शादी कर लो, अभिलाष ने झटपट कहा। पर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं? प्राची ने परेशानी की हालत में कहा। क्यों, क्या खराबी है मुझ में? मैडम, पहली बार रिजेक्ट किया था तो ये कहकर किया था कि मैं कमाता नहीं हूं, कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूं, तुम्हें रख नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आराम से अपनी बीवी और अपने बेटे का पालन पोषण कर सकता हूं। इंटरनेशनल पुलिस से मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अभिलाष ने प्राची की तरफ देखते हुए कहा। अरे चुप भी करो, BBC लंदन रेडियो स्टेशन। एक बार शुरू होते हो तो बोलते ही जाते हो। अगले बंदे की भी सुन लिया करो कि वह क्या बोलने वाला है। प्राची ने जलते हुए कहा। पहले सीधे सीधे करेक्ट तो बोलो, बंदा नहीं बंदी, तुम लड़की हो। अभिलाष ने करेक्ट किया। प्राची ने उसे आंखें दिखाई। अभिलाष ने स्टीयरिंग पर से हाथ हटाकर उंगली होठों पर रख ली। अब चुपचाप से मेरी बात ध्यान से सुनना। बात वो नहीं है अभिलाष, पर मैं शादीशुदा भी तो हूँ। अपनी बात कहकर प्राची अभिलाष की तरफ देख रही थी, लेकिन अभिलाष एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ की उंगली होठों पर रखी थी। प्राची ने गुस्से में उसके होठों से उंगली हटाई और कहा, अब बोलो। उस शादी के कोई मायने नहीं है, न ही इंडिया में, न ही इटली में और न ही जिनेवा में। पर इस शादी के मायने होंगे, मैं अभी तुरंत तुम्हारे हाथों में अपनी शादी का सर्टिफिकेट दूंगा। और अगर तुमको लग रहा है कि मेरा परिवार राजी नहीं है, तो पापा ने खुद मुझसे कहा है कि मैं उनकी छोटी बहू और पोते को लेकर जल्दी से घर आऊं, ताकि वह अपनी बेटी और बड़े बेटे की शादी कर सके। अभिलाष ने एक लाइन में प्राची के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कहा। प्राची का दिल बहुत डर रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। एक बार फिर उसने खुद को नियति के हवाले कर दिया था, पर इस बार जिसके भरोसे उसने अपनी नाव को मझधार में छोड़ा था, वो एक कुशल नाविक था, अभिलाष। वो खुद डूब सकता था, लेकिन प्राची और आरुष को एक खरोच नहीं आने दे सकता था। इसके बाद तो सारे काम झटपट होने लगे। अभिलाष ने सच में उसकी सारी अभिलाषा पूरी कर दी। जिनेवा कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करते ही पहली कॉपी निकालकर उसने प्राची के हाथ में रखी। ये हमारी शादी का सबसे पहला तोहफा है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसको संभाल कर रखो, ये हमारी शादी का सबूत है। अब मैं कहीं भाग नहीं सकूंगा, अभिलाष ने हंसते हुए कहा। तुम अगर भागना चाहोगे भी तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। चलो चुपचाप, अब हमें अपने बच्चे को भी लेना है, प्राची ने कहा। अरे उसके बिना हमारा परिवार कैसे पूरा होगा? लेकिन वह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा होगा। उद्धरण चिन्ह।
हाँ सारे तो फिर तुम ही देना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है ना? अपना साथ अपना संग, जिंदगी भर साथ चलने के लिए साथ मांगा, हर एक सांस के लिए प्यार मांगा, हाथों में दिल का अरमान लिए। यह एक एहसास है आशिकाना, जो भी है मिजाज शायराना, बस सिर्फ है तेरे संग यारा। अरमान ने तो हमारे सारे अरमान पूरे कर दिए। अभिलाष ने बहुत प्यार से अरमान के सर को चूमते हुए कहा। 15 दिनों के बाद, अभिलाष, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी फैमिली वाले क्या हम लोगों को तुम्हारे साथ देखकर खुश होंगे? प्राची अभिलाष के साथ इंडिया आ रही थी, पर रास्ते पर उसका दिल डगमग हो रहा था। एक बात तुम मुझे बताओ, वो खुश क्यों नहीं होंगे? अरमान के साथ खेलते हुए अभिलाष ने सवाल किया। प्राची कुछ पल के लिए सोचने लगी कि वो क्या बताती कि उसके दिल में कैसे कैसे डरावने ख्याल आ रहे हैं। उसका दिल बहुत डरा हुआ था कि अभिलाष के परिवार में अब न जाने क्या हो। उसे इस तरह से अभिलाष के साथ उसकी पत्नी के रूप में देखकर और साथ में इस छोटे बच्चे को देखकर परिवार वाले का क्या रिएक्शन होगा? क्या वह अरमान को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? अपने दिल से सारे डर निकाल दो और निश्चिंत होकर आंखें बंद कर लो। अच्छे अच्छे सपने देखो और बहुत खुश रहो, क्योंकि अभी हमें इंडिया पहुंचने में बहुत टाइम है। पापा ने खुद से मुझे शादी की स्वीकृति दी है। इस तरह से टेंशन लोगी तो तुम्हारे चेहरे पर थकावट दिखेगी और वह मेरे परिवार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उस समय निश्चित पापा मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि मैं उनकी बहू को इकोनॉमी क्लास में लेकर आया हूं, जबकि उन्होंने खुद बिजनेस क्लास के पैसे दिए थे। प्राची को इस तरह से भंवर में डोलते हुए देखकर अभिलाष ने अपने सर से उसके सर पर हल्के से टप किया। प्राची ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा, तब अभिलाष ने अरमान को आगे कर दिया। तेरी माँ को इतना सोचने की आदत क्यों है बेटा? ये क्यों नहीं समझती कि तेरे पापा का पापा अपनी बहू का ये हाल देखकर उसका हाल बेहाल कर देगा? इस गरीब पर किसी को कोई तरस क्यों नहीं आता? अभिलाष के इस सवाल पर प्राची अफसोस से सर हिला कर रह गई, पर फिर भी दिल से डर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंडिया का माहौल और यहाँ के लोग उसके लिए नए नहीं थे। उसका जन्म और परवरिश सब यही का था, तो यहाँ के परिवेश को अच्छी तरह से समझती थी। यहाँ बेटे की अपनी पसंद को तो माता पिता जल्दी नहीं स्वीकारते हैं, तो फिर उसके बच्चे को कैसे स्वीकार करेंगे, जो कि किसी और का खून था। खैर, अब तो ओखली में सर डाल ही दिया था, तो फिर चोट पड़े या फूल, जो भी हो सामने ही आना था। भगवान का नाम लेते लेते दिल्ली एयरपोर्ट आ चुका था। यहाँ पर अभिलाष, प्राची और अरमान को लेने के लिए एयरपोर्ट पर प्रणव और अभिमान आए थे, पर जिसको प्राची की नज़र ढूंढ रही थी वह नहीं थे। अभिलाष के पापा मम्मी नहीं थे। ये देखकर प्राची के दिल में धुक धुक सी लगी हुई थी, पर उसकी सारी शंकाएं निर्मूल साबित हुई थी। अभिलाष के परिवार ने उसका भव्य स्वागत किया था, उस तरह का स्वागत जैसा कि कोई परिवार अपनी नई नवेली बहू का करता है। घर आने पर सुप्रिया जी ने विधिवत आरती उतार कर कुमकुम की थाली से उसके छापे लगवाकर उसका गृह प्रवेश करवाया था, पर यह बात भला अभिलाष से कैसे पचे? मानना पड़ेगा, इस घर में लड़कियों की जितनी वैल्यू है उतनी लड़कों की नहीं। अभिलाष से मुंह बनाते हुए प्राची के साथ खड़ा था। उसकी गोद में अरमान था और सुप्रिया जी इस वक्त प्राची से दरवाजे पर ही कुछ रस्म करवा रही थी। अभिनव जी मुस्कुराते हुए इन तीनों को देख रहे थे। उनकी गोद में मुस्कान थी, जो कि बार बार हुमक कर अरमान की तरफ जाना चाह रही थी। क्यों, अब क्या हो गया? अभिमान ने पूछा। देख नहीं रहा, पिछली बार पलक के साथ आया था तो मम्मी ने आरती उतारी थी, इस बार बीवी के साथ आया हूँ तो आरती उतारी जा रही है, और ऐसे ना जाने कितनी बार मैं अकेले आ चुका हूँ, कभी मेरी आरती नहीं उतारी गई। अभिलाष ने जवाब दिया। उसकी बात पर सब अफसोस से कर दिला दिए, लेकिन प्रणब ने कुछ हैरान होते हुए पूछा,
अपने ही घर में तुम्हें आरती की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। तुमने वह कहावत नहीं सुनी, जैसे देवता होते हैं वैसे ही पूजा भी होती है, और यही हाल इसका भी है। सीधे सलीके से हुई पूजा से स्वीकार नहीं होती, तो जो ये पूजा चाहता है वही देनी पड़ेगी। अभिनव जी ने कुछ कड़ी नजरों से अभिलाष की तरफ देखा। अभिलाष ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। चुपचाप आरती उतरवा कर घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी आरती उतार रही है तो ठीक है, वरना अगर मैं तुम्हारी आरती उतारने लगा तो फिर तुम्हारे खुद के बेटे के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, वह सोच लेना। फिर मत कहना कि पापा ने वार्निंग नहीं दी थी। अभिनव जी बोले। आप भी ना। सुप्रिया जी ने अफसोस से सर हिलाते हुए अभिनव जी की तरफ देखा। अरे कम से कम अब तो बंद कर दीजिए। बेटा बहू लेकर दरवाजे पर खड़ा है और अभिलाष तुम। अभिलाष ने हंसते हुए प्राची की तरफ देखा, जबकि प्राची उनके इस शब्द पर उलझ कर रह गई थी। तुम्हारे खुद के बेटे के सामने, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था कि अरमान अब अभिलाष का बेटा है। ये चीज कहीं ना कहीं प्राची के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। धीरे धीरे सारी रस्में पूरी हुई और प्राची को सुप्रिया जी घर के अंदर लेकर आई। अभिनव जी ने आगे बढ़कर उसके हाथों से अरमान को अपने गोद में ले लिया। मुस्कान उनके पास में ही बैठी हुई थी। नानू यह मेरा भाई है ना? सी मुस्कान ने पूछा। हाँ बेटा, अब तुम इसको राखी बांधना। अभिनव जी ने प्यार से मुस्कान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ये कान्हा जी है। मुस्कान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को हैरत में और बड़ा करते हुए अरमान की तरफ देखा। उसके इस सवाल पर सब उसकी तरफ देख रहे थे। पर कान्हा जी तुम्हारा मोर मुकुट कहाँ है? बांसुरी कहाँ है? अभी पिछले जन्माष्टमी को मम्मा ने नया नया खरीद कर तुम्हें पहनाया था, सब भूलवा दिए क्या? मुस्कान अब एक एक सवाल पूछ रही थी। बेटा इसका नाम अरमान है। अभिनव जी ने प्यार से अरमान के बालों को सही करते हुए कहा। प्राची वहीं पर बैठी हुई सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। यहाँ आने के बाद भी अरमान ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया था। वह अपनी नई फैमिली के साथ बिल्कुल घुल मिलकर एक दूसरे को देखते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था। इसके रिस्पेक्ट में तो इटली में वह नए चेहरे को देखकर रोना शुरू कर देता था, पर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल लग रहा है या फिर वह लोगों को पहचान रहा है। पर मैं तो कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। क्या ये कान्हा जी है? मुस्कान उलझी हुई थी। ओह ये बात। उसके इस बात पर सब मुस्कुरा दिए। बेटा, कान्हा जी भगवान है और ये तुम्हारा भाई है, जिसे भगवान ने तुमसे राखी बंधवाने के लिए भेजा है, जैसे कि मैं तुम्हारे बड़े मामा और छोटे मामा को बांधती हूँ। पलक ने आगे बढ़कर नन्ही सी मुस्कान की उलझन को सॉल्व किया। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरमान है ये अभिलाष का। हमारे लिए तो यह इस घर का कान्हा ही है। गोकुल में चमके मथुरा के तारे। अभिनव जी ने उसे अरमान को हवा में उछाल कर खिलाते हुए कहा। प्राची धीरे धीरे अपने घर परिवार में घुल मिल रही थी। सुप्रिया जी ने उसे अपनी बहू की तरह स्वीकार किया था। अभिलाष यहाँ आने के बाद अपने कामों में लग गया था। घर में दो शादी थी तो सारी तैयारी करनी थी। अभिनव जी और सुप्रिया जी ने डिसाइड किया था कि अभिमान और पलक की शादी से पहले एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, जिसमें अभिलाष और प्राची के हाथों सत्यनारायण स्वामी की कथा होगी। साथ में प्राची और अरमान को अपने रिश्तेदार और फैमिली वालों से मिलवाएंगे, और इसी तरह से घर की शुभकामनाओं का श्री गणेश भी होगा। और वह दिन आ गया जिस दिन सत्यनारायण स्वामी की कथा थी। आज के दिन सारे रिश्तेदार और जानने पहचानने वाले लोग आमंत्रित थे। प्राची ने अपनी मां को खबर भिजवाई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उन्होंने आने में असमर्थता जाहिर कर दी थी। तो अभिलाष और प्राची अरमान के साथ पहले ही जाकर उनसे मिल आए थे। बाकी आज प्रथम जी,
रुचि, अपने मम्मी पापा के साथ सब लोग आए थे। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना होता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। आज न जाने कितने दिनों के बाद पलक ने अपनी डायरी खोली थी। आज से वह अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी। पुरानी डायरी पूरी तरह से भर चुकी थी तो उसके हाथों में एक नई डायरी थी, जो कि उसे अभिमान ने गिफ्ट की थी। अब वह अपनी नई जिंदगी के नए अनुभव इस डायरी पर लिखने वाली थी। पलक ने अपने टेबल से पेन उठाया और उस पर यही 4 लाइन लिखने के लिए हाथ बढ़ाया था कि पीछे से अभिमान ने आकर उसके हाथों से डायरी छीन ली। भाई, मेरी डायरी वापस करो। पलक पीछे मुड़ी। बिल्कुल नहीं, तुझे तो हर डायरी पर अपने वही 4 लाइन लिखनी है। इस बार कुछ नया लिखूंगा मैं। अभिलाष ने तेजी से अपने जेब में से पेन निकाला और उसकी डायरी पर लिखने लगा। भाई, मैं कह रही हूँ ना, मेरी डायरी वापस करो। बिल्कुल नहीं। पलक उछल उछल कर अभिलाष से डायरी छीनने की कोशिश कर रही थी और अभिलाष उतनी ही तेजी से डायरी पर कुछ लिखता जा रहा था। बता दे रही हूँ मैं, अगर तुमने मेरी डायरी पर कुछ उल्टा सीधा लिखा ना, और खासकर अपनी बेतुकी शायरी, तो वह पन्ना फाड़ूंगी ही, साथ में तुम्हारा भी हश्र करते मुझे 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। पलक अब रुक गई थी और उसने धमकी देते हुए कहा, अरे जा जा, बड़ा आई मेरा हश्र करने वाली। अभिलाष ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। मैं पापा को बुला लूंगी। यह एवरग्रीन धमकी थी। किसके पापा को? अपने पापा को या फिर अपनी बेटी के पापा को? वैसे एक बेटे का पापा तुम्हारे सामने भी खड़ा है। आफ्टर ऑल अब मैं भी अपने बेटे का पापा हूँ। अभिलाष ने फक्र से गर्दन ऊपर करते हुए कहा, लक्षण तो पहले अपने सुधार लो। घर में सबसे छोटे बच्चे बने फिरते हो। एक बेटे का पापा हूँ। पलक ने अभिलाष की नकल उतारते हुए कहा, क्या सीखेगा तुम्हारा बेटा? तुम्हें देखकर अपनी बहन को इसी तरह से परेशान करना। पलक ने जी भर के उसे शर्म दिलवाने की कोशिश की थी, पर वह अभिलाष ही क्या जो इतनी आसानी से शर्म कर ले। लो, हो गया। अभिलाष ने पलक की डायरी सामने की। यह क्या लिख रखा है? पलक ने वह पन्ना फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, पर उस पर लिखी हुई लाइन देखकर रुक गई। जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितनी कि हम उसे बना लेते हैं। कभी अपनी नादानी से तो कभी दूसरों की दखलंदाजी से। लेखिका की कलम से। जिंदगी आपकी अपनी है और इसे जीने का पूरा हक आपको है। अपने से जुड़े सारे फैसले लेने का पूरा अधिकार आपके पास है, पर अपने फैसले लेते वक्त हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, क्या उससे जुड़े हुए सही गलत सबके बोझ आप उठाने में सक्षम है। कभी भी जिंदगी साहिर की जिंदगी की तरह नादानी से अपनी जिंदगी को मुश्किल ना बनाएं और कभी भी पलक और प्राची की तरह दूसरों की दखलंदाजी को बर्दाश्त करके अपने जिंदगी को मुश्किल ना बनाएं। अब ज़रा कमेंट करके बताएं कि यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। फोल्डेड हैंड्स। क्या मांझी, क्या पतवार, मझधार में कश्ती को बस किनारों की दरकार। मुहब्बत एक दरिया गहरा, जो डूबा सो डूबा, जो पार सो पार। हमारा तो बस है हर एक एहसास तेरे संग यारा। समाप्त। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। मिलते हैं अब एक नई दिल छू लेने वाली कहानी दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।